इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं जो कानून पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और इंसानियत पर आधारित होते हैं। आज भारत ने एक ऐसा ही फैसला लिया है, शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस ना करके। पर क्या यह मसला केवल इंसानियत का है? क्या यह मसला केवल और केवल शेख हसीना को बचाने का है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, और यह साजिश चाइना, पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर कर रही हैं भारत के खिलाफ। क्यों आखिर ये कंट्रीज बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रही हैं इंडिया पे दबाव डालने के लिए कि इंडिया शेख हसीना को वापस कर दे? शेख हसीना के साथ ऐसा क्या किया जाएगा बांग्लादेश में जाने के बाद? हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेक्चर में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1971 से। 1971 जब एक नया देश पैदा होता है जिसका नाम है बांग्लादेश, और उसी बांग्लादेश को आजाद कराने में, उसी बांग्लादेश को बनाने में हमारे भारत के तकरीबन तकरीबन 3,900 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाकर बैठ गया है चाइना की, पाकिस्तान की और वेस्टर्न कंट्रीज की गोद में। शुरुआत करते हैं, ऐसा क्या हुआ था। तो देखिए बच्चों, शेख हसीना आज भारत में है, यानी कि भारत में उन्होंने शरण लिया है, भारत उनको बचा रहा है अपने पास पनाह दे करके। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 1971 के उस जंग से। 1971 के उस जंग से जब पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश एक नया देश बना था। उस टाइम पे मुक्ति वाहिनी सेना हुआ करती थी। उस टाइम पे एक मुक्ति वाहिनी सेना हुआ करती थी। यह मुक्ति वाहिनी सेना वही थी जिसने जंग लड़ी थी बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, जंग लड़ी थी। तो इसी ने एक पूरा आर्मी बना दिया था। ये आर्मी थी विद्यार्थियों की, आर्मी थी शिक्षकों की, ये आर्मी थी युवाओं की, जिसने हथियार उठा लिया था पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, और बांग्लादेश बना दिया गया था। ये उस दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, उस दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी जिसका नाम था आवामी लीग, जिसका नाम था आवामी लीग, आवामी लीग। और जिसको लीड कौन कर रहे थे? मुजाबिर रहमान, जिसको लीड कर रहे थे मुजाबिर रहमान। पूरी कहानी अंत तक सुनिएगा, पूरी कहानी अंत तक सुनिएगा। और अगर आपको कहानी में मजा ना आए, और अगर आपको कहानी में जरा सी भी त्रुटि नजर आए, कमी नजर आए, या अगर मैं उसका पूरी कहानी को आपके दिमाग में छापने में कामयाब नहीं हो पाया, तो आप सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। और अगर मैं ऐसा कर पाया, आपको लगा कि हाँ मैंने एक इजी लैंग्वेज में आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैं चाहता हूं हमारे लेक्चर बहुत लोगों तक पहुंचे। क्योंकि कुछ ऐसे गलत मैसेज भारतीयों के पास भेजे जा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के द्वारा, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो चाहते हैं कि भारत में नफरत फैले, जो चाहते हैं कि हम लोग नफरत का झंडा उठा करके इन पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा साधें। हम ऐसा नहीं करेंगे। ये पूरा लेक्चर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए, 1971 में जब मुक्ति वाहिनी सेना लड़ रही थी बांग्लादेश बनाने के लिए, और उसी टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी आवामी लीग। मुक्ति वाहिनी सेना का साथ दिया था हमारी भारतीय सेना ने, भारतीय सेना ने साथ दिया था मुक्ति वाहिनी सेना का। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? बांग्लादेश बनके तैयार हो गया। जब बांग्लादेश बनकर तैयार हो गया, तो मुक्ति वाहिनी सेना की तरफ से लड़ने वाले जितने भी सैनिक थे, या यूं कह लीजिए कि आवामी लीग की तरफ से लड़ने वाले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सबको पेंशन और रिजर्वेशन देने का फैसला लिया आवामी लीग पार्टी ने। क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे भारत आजाद हुआ था तो कांग्रेस ही थी, वैसी आवामी लीग थी। आवामी लीग पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था बांग्लादेश को आजाद कराने में। इसीलिए हम लोग मुजबिर रहमान को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बांग्लादेश। क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। याद रखना, फादर ऑफ बांग्लादेश यानी बांग्लादेश के जनक कहते हैं। और ये जो भारतीय सेना थी हमारी, जिसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था बांग्लादेश को आजाद कराने में, इसे भी भारत ने सैनिकों को एक शहीद का दर्जा दिया, और यहां पे बहुत मतलब सम्मान के साथ उन सैनिकों को विदा किया गया। लेकिन बांग्लादेश में एक फैसला तब लिया गया जब ये आवामी लीग ने कहा कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसने बांग्लादेश के
को आजाद कराने में, राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है, प्राणों की आहुति दी है, उनको या उनके परिवार वालों को 30% का क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आरक्षण मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलेगा। कितने परसेंट का बच्चों? तो 30% का, 30% का मिलेगा। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जनता भी मानी, क्यों नहीं मानेगी भाई? आखिरकार पाकिस्तान के जुल्मों से आजाद करा दिया। पाकिस्तान भाई साहब लाखों की तादाद में नरसंहार कर रहा था बांग्लादेशियों का, उनसे छुटकारा मिला है, नया राष्ट्र बना है, तो डेफिनेटली ये बनता तो है रिजर्वेशन। अब 2022, 23, 24 तक आए जा रहा है, या 2017-18 से ही मामले बहुत गर्म थे। अब लोगों ने यह कहा कि ठीक है ना यार, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन तक रिजर्वेशन सही था, या जो शहीद हो गए उनके बेटों तक भी सही था, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके पोते, उनके नाती, रिश्ते, ये कैसा रिजर्वेशन है? फर्स्ट जनरेशन तक सही है, यानी कि इस जनरेशन में किसी एक को मिल गया, सही है, अब उसके बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, ये रिजर्वेशन नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पिटीशंस डाली, सरकार के पास दरखास्त भी लिखे, और सरकार ने यह फैसला बदल भी दिया कि ठीक है, ठीक है, हम लोग 17-18 में सरकार ने बोल दिया कि नहीं, अब ये रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग हटा रहे हैं, हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन लोगों के कहने पे हटा दिया गया। लेकिन 2024 में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि नहीं, ये रिजर्वेशन को दोबारा अप्लाई किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकीलों ने पिटीशंस डाली थी कि ये रिजर्वेशन को वापस से लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं, बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट 2024 में यह फैसला वापस लेके आता है। अब लोग भड़कते हैं कि भाई साहब ये क्या सिस्टम है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेके आ रहा है? और लोग इसलिए भी ज्यादा भड़क गए थे कि देखिए, यहां पे 30% तो इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता था, और ओवरऑल 26% छोटे मोटे रिजर्वेशन मिलाकर के हो गए थे बांग्लादेश में। टोटल यानी कि 56%, कितना? 56, 56%, 56% का रिजर्वेशन था। लोगों के लिए कितना बचा? टोटल 44% बचा। अरे भाई, तो लोग 44% में लड़ेंगे क्या? तो लोगों ने बोला नहीं भाई, ये 24%, 26% तो ठीक है, क्योंकि गरीब मजदूर हैं, जो पॉलिटिकली कोई आजकल शहीद हुआ है, आर्मी पर्सन के शहीद हुए हैं, या फिर कोई ऐसा, मतलब बहुत तरीके के छोटे मोटे ऐसे हैं जो ये रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये 30% को हटाओ, क्योंकि इनकी तो तीसरी चौथी जनरेशन चल रही है ना, इनको हटाओ भाई, इनको हटाओ। ठीक है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? नहीं, ये फैसला रहेगा। अब सवाल यह आता है कि सर, जब सरकार ने बोल दिया था कि ये 30% हटा दो, और उस टाइम पे सरकार किसकी थी? शेख हसीना की थी। शेख हसीना की थी, यानी शेख हसीना ने ही ये रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट हटाया था, याद रखना, हटवाया था, शेख हसीना के सरकार ने ही हटवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजर्वेशन फिर से लागू कर दिया। फिर जनता शेख हसीना के खिलाफ क्यों हुई? जनता को तो शेख हसीना के कदम चूमने चाहिए थे ना। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, और प्रॉब्लम क्या है बच्चों? शेख हसीना पे सवाल ये उठे कि भाई, जब आपने फैसला ले लिया था स्ट्रांगली कि ये रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके रिजर्वेशन वाले फैसले को काट करके यहां अपना फैसला लागू कर दिया, तो आपको तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ। आप क्यों चुप हैं? लोगों का सवाल था शेख हसीना से, आप क्यों चुप है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ? क्यों? ये तो चलिए मामला चल ही रहा था, लोग शेख हसीना के खिलाफ और ज्यादा हो ही रहे थे, उग्र हो ही रहे थे। तभी शेख हसीना ने गुस्से में आके एक बयान दे दिया कि क्या मुक्ति वाहिनी सेना को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्या अवामी लीग जो उस टाइम पे आजादी के लिए लड़ी थी, उनको नहीं देंगे हम लोग यहां पे रिजर्वेशन? तो क्या रजाकर्स को देंगे? रजाकर्स वो लोग थे जो कि अवामी लीग और मुक्ति वाहिनी के खिलाफ लड़ रहे थे, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, वो लोग थे, उनको रजाकर्स कहा गया है। तो क्या हम रजाकर्स को देंगे? यानी कि इस बयान के साथ इन्होंने ये साबित कर दिया कि भैया रिजर्वेशन जो है नहीं हटाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन आप हैं। यानी कि आप ये साबित कर रहे हैं कि इस रिजर्वेशन के फेवर में है, आप ये साबित कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है रिजर्वेशन को लेकर के, वो आपकी मर्जी से हुआ है। अब जनता और उग्र हो गई, अब जनता और तोड़फोड़ मचाने लगी, खासकर जो यूथ थे, आजकल के यूथ जिनको हम लोग जेनजीज कहते हैं, भाई उनका दिमाग तो होता ही नहीं है कि यार कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चल लो, प्रोटेस्ट करने का अपना खुद का तरीका भी होता है, क्या वायलेंट होकर क्या करना चाहते हो आप लोग? लेकिन भीड़ वायलेंट हो गई, भीड़ ने बहुत तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। शेख हसीना ने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करो, भीड़ को कंट्रोल करो, यानी कि भीड़ को शांत करो, आपको साम दाम दंड भेद हथियार, डंडा लाठी गोली कुछ भी इस्तेमाल करना कर लो। यहां बोल दिया गया
ठीक है। अब पुलिस ने कोशिश किया, भीड़ और उग्र हो गई। इसी अफरा तफरी भागम दौड़ कुच्चम कच्चम में 1400 लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये 1400 लोगों की जब मृत्यु हुई तो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई और अब की बार भीड़ को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था। भीड़ घुस गई अलग अलग सरकारी ऑफिसेज में, तोड़फोड़ मचाने लगी, अलग अलग जगह तोड़फोड़ मचा रही है। मिर्जापुर जो क्या बोलते हैं रहमान साहब है, मुजबिर रहमान साहब हैं, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, मूर्ति को गिराया गया, जलील किया गया, इंसल्ट किया गया। एक और बात, मुजबिर रहमान जी की ही बेटी है शेख हसीना, इन्हीं की बेटी शेख हसीना है, याद रखेगा आप लोग। तो अब इस तरीके का सिस्टम चल रहा है भाई। लेकिन अब जान का खतरा बन गया किस पे? शेख हसीना पे। शेख हसीना भाग गई, भाग के शेख हसीना कहां चली गई? भारत आ गई। ठीक है, इनको किसी भी देश ने आने से मना कर दिया कि भैया हमारे पास नहीं आना, हमारे पास नहीं आना। ठीक है, इनफैक्ट ये इंग्लैंड जा रही थी, इंग्लैंड में मना कर दे, नहीं हमारे पास नहीं आना आप। ठीक है, पहले वही जा रही थी, हमारे पास नहीं आना। भारत ने बोला आप हमारे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बचाएंगे, हम आपको शरण देंगे। मामला ये है, ठीक है, याद रखना। फिर अभी 2025 में, अभी 2025 में क्या हुआ कि वहां पे केस चल रहा है शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की जो एक्स पीएम शेख हसीना भारत में भी फिलहाल है, असाइलम में है, यानी कि उनको शरण दिया गया है यहाँ पे। लेकिन वहां पे केस चल रहा है। नवंबर 2025 में जब केस का फैसला आता है तो बांग्लादेश की जो कोर्ट है, एक सरकार है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने ये फैसला सुनाया कि शेख हसीना ने अमानवीय व्यवहार किया है, शेख हसीना ने लोगों को कुचला है, लोगों को मरवा है, इसलिए इनको मौत की सजा सुनाई जाती है। यह बांग्लादेश में चल रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि यार आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कैसे फैसला सुना सकते हो जो कि उस ट्रायल में, उस केस के सुनवाई में मौजूद ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने भी बहुत सवाल खड़े किए बांग्लादेश पे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी सबूत के साबित तो करो कि ऐसा हुआ था। ठीक है, भारत में बहुत ज्यादा कोशिश की गई बांग्लादेश की कि हमें वापस दे दो शेख हसीना को। भारत ने भी साफ बोला कि सर आप कानून का पालन करो, आप पहले पूरा ट्रायल चलाओ, ठीक है, मौका दो शेख हसीना को, आप अपनी बात रख सकें, अपना पॉलिटिकली बात रख सके। तो अभी यहां पे मुद्दा प्रॉपर यही है कि बांग्लादेश बुला रहा है शेख हसीना को, बोल रहा है कि भारत सर आप भेज दो बांग्लादेश में शेख हसीना को, लेकिन भारत नहीं भेज रहा है, बोल रहा है कि ना ना मैं नहीं भेजूंगा, आप टेंशन ना लो, मुझे नहीं भेजना है। ठीक है, मुझे नहीं भेजना है क्योंकि मैं अभी ये मतलब आश्वासन खुद को नहीं दिला पाया हूं। भारत सोच रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप शेख हसीना के साथ वहां पे क्या करोगे, क्योंकि आपने मौत की सजा तो सुना दी है, क्योंकि आपने मौत की सजा तो सुना दी है। अभी मौत की सजा अगर आप पालन कर देते हो तो डेफिनेटली आप शेख हसीना को मार दोगे, तो हम शेख हसीना को भेजेंगे सर, लेकिन भारत का भी तो कुछ कानूनी कार्रवाई है ना, तो पहले हम कानूनी कार्रवाई कर लेते हैं भारत में शेख हसीना का, ठीक है, और उसके बाद हम आप लोगों को दे देंगे शेख हसीना को, ऐसा भारत ने बोला। यानी कि भारत ने अभी ना बोला है ना हाँ बोला है, हम वापस नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं बोला है और वापस किया भी नहीं, तो ना बोला है ना हाँ बोला शेख हसीना को वापस करने में। अब पूरा का पूरा मुद्दा आपको फिर से एक बार समझना है। अब सवाल यह आता है कि भारत क्यों नहीं वापस कर रहा है, भारत क्यों नहीं वापस कर रहा है? इतना सब कुछ हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं वापस कर रहा है सर? क्या वजह वापस नहीं कर रहा? तो देखिए, यहां पे ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है भारत को, ऐसा नहीं है कि शेख हसीना को बहुत सम्मान दिया जा रहा है, मेडल दिए जा रहे हैं भारत में, नहीं। आप पूरा का पूरा रणनीति समझने की कोशिश कीजिए। बांग्लादेश में फरवरी में है इलेक्शन, बांग्लादेश में फरवरी में है इलेक्शन, याद रखिएगा, ठीक है, फरवरी में है बांग्लादेश में इलेक्शन, क्लियर है पॉइंट, इलेक्शन है, और 2026 फरवरी में। अब यहां पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि यहां पे हिस्सा लेंगी, सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, याद रखना, एक है आवामी लीग, पूरा एक है आवामी लीग, क्लियर पॉइंट, एक है आवामी लीग, ठीक है, और दूसरी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब आवामी लीग की जो लीडर है वो शेख हसीना है, वो कौन है? शेख हसीना है, ठीक है बच्चों, शेख हसीना है, और इनके बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, तारिक रहमान है, क्या? तारिक रहमान है,
ठीक है, याद रखना, रहमान है। और बांग्लादेश की यही दो पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी हैं, जैसे भारत में कांग्रेस है और बीजेपी है, तो बांग्लादेश की यही दो पार्टी, अवामी लीग शेख हसीना और ये बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रहमान तारिक या तारिक रहमान, यही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और ये दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज भारत के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रखती हैं, भारत के साथ मित्रता रखती हैं, भारत के साथ जुड़ के काम करना चाहती हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की एक साथ मिलकर जो शक्ति उभर के सामने आती है ना, ये मानते हैं कि हाँ सर, भारत के साथ मिलकर काम करने में ना एक अलग शक्ति है, भारत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, हम भारत के साथ रहेंगे, ये मतलब दोनों मानते हैं, ये दोनों ही, याद रखना, ठीक है। और फरवरी में इलेक्शन होने वाला है 2026 में, और अगर अब इलेक्शन होता है तो सीधी सी बात है, कौन या तो ये बनेंगे या तो ये बनेंगे, और किसकी सरकार गिर जाएगी? मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर जाएगी, ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद यूनुस जो अभी हैं, मोहम्मद यूनुस जो अभी हैं, इनकी सरकार गिर जाएगी। और मोहम्मद यूनुस किसके चमचे हैं, किसके तलवे चाटते हैं? तो पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं। किसके? ये पाकिस्तान, ठीक है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनका साथ देगा। उसके बाद चाइना, ठीक है, उसके बाद चाइना की भी गोद में बैठे रहते हैं। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, या और भी बहुत सारी कंट्री जो कि भारत के खिलाफ है, ठीक है, तो उनके तलवे चाटते रहते हैं। कौन? हमारे यूनुस साहब, ठीक है, मोहम्मद यूनुस साहब, याद रखेगा। तो अगर तो इलेक्शन हो जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, तो कौन जीतेगा? या तो अवामी लीग जीतेगी और या तो तारिक रहमान जीतेंगे। अवामी लीग जीतेगी, पॉलिटिकल पावर में आ जाएगी, तो हो सकता है कि शेख हसीना की वापसी संभव है बांग्लादेश में। ठीक वैसे जैसे कि पहले भी शेख हसीना 6 साल के लिए मतलब भारत ने उनको संभाला था, पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं। हालांकि इतना दंगा नहीं हुआ था, जब शेख हसीना के पूरे परिवार को मार दिया गया था, तब ये दोनों बहनें, शेख हसीना और इनकी बहन, ठीक है, फॉरेन में थी, तो भी इनको शरण दिया था भारत ने ही। तो लेकिन जब वापस लौटी ना, जैसे कि तारिक रहमान 17 साल के बाद वापस लौट रहे हैं अपने देश में, ये वाले इलेक्शन में 17 साल के बाद, तो हो सकता है शेख हसीना की वापसी वापस आ जाए। शेख हसीना जब वापस जाएंगी, अगर अवामी लीग जीत जाती है, तो भारत के साथ फिर से संबंध बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। भारत के साथ ट्रेन चलाई जाती हैं, भारत के बीच में बसें चलाई जाती हैं, भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में जो आपका ये क्या बोलते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है, हम लोग राशन एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। और एशिया वाला जो रीजन है ना, इसमें बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, इतने अच्छे संबंध है हमारे, तो संबंध फिर से स्थापित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हार जाती है, तो कौन जीत जाएगा? बीएनपी जीत जाएगा। तो यहाँ पे तारिक रहमान भी अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। और भारत जो है अभी पूरा एक विश्व में विश्व गुरु बन रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक आपका डिप्लोमेटिक पार्टी, या एक बहुत बड़ी शक्ति उभर रहा है, बनकर उभर रहा है। और जो किसको खटक रहा है? तो वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका, तभी तो अमेरिका खिलाफ हो रखा है भारत के अभी आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, तो खैर भारत के खिलाफ ही है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, याद रखिएगा, ठीक है। इसी वजह से ये लोग बांग्लादेश में उत्पात मचा रहे हैं। कौन? चाइना, पाकिस्तान, वेस्टर्न कंट्रीज कुछ, बांग्लादेश में क्या ये लोग उत्पात मचा रहे हैं भाई साहब, ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है, क्यों? इसलिए ताकि हम लोग शेख हसीना को वापस कर दें, शेख हसीना को वापस कर दें, शेख हसीना को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। शेख हसीना गई, ठीक है, और कुछ ना कुछ करके तारिक रहमान को भी हम लोग दबाई देंगे। बचेगा कौन? यूनुस, मोहम्मद यूनुस बचेगा, उसी की सरकार चलती रहेगी। समझिए इस बात को। तो भारत पे इसलिए दबाव डाला जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कि भारत हड़बड़ी में आकर के कुछ तो ऐसा एक्शन ले, कुछ ऐसा एक्शन ले कि हम पूरा भारत के साथ ऐसे रिश्ते खराब करें, और भारत के साथ अटैक, युद्ध, सब कुछ हो। हमारे साथ ये लोग है ही, ठीक है, बैकग्राउंड में है ये लोग, हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ पाकिस्तान है, हमारे साथ यूएसए है। और बांग्लादेश को बहका के, फुसला के, बांग्लादेश में जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा कराई जा रही है कि इलेक्शन हो ही ना, इलेक्शन होंगे ही नहीं, तो इन दोनों में से कोई जीतेगा ही नहीं, कोई जीतेगा ही नहीं। यूनुस मोहम्मद लगातार सरकार चलाते चले आएंगे। और अगर ये भेज दिया शेख हसीना को भारत ने वापस बांग्लादेश में, चूंकि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, शर्तें रखी जा रही हैं, है ना, भेज दिया अगर शेख हसीना को, तो शेख हसीना का काम कर दिया तमाम। और मोहम्मद जो तारिक रहमान है, ये तो 17 साल के बाद वापस आ रहे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ करके चुप करा देंगे। मतलब घूम फिर के सरकार किसकी रहनी चाहिए? मोहम्मद यूनुस की रहनी चाहिए। और यही पूरा प्रोपेगेंडा है,
इसलिए भारत नहीं भेज रहा है, क्योंकि अगर भारत शेख हसीना को भेज देगा, अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देता है, तो जो मैं बोल रहा हूं ना वही होगा, इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। और इलेक्शन नहीं होगा तो बांग्लादेश में किसकी, मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी रहेगी। और तब बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनेगा किसका, यूएसए का। तब बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनेगा किसका, चाइना का। तब बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनेगा किसका, पाकिस्तान का। और भारत हर तरीके से घिर जाएगा। और तब भारत की जो डिप्लोमेटिक पावर है, भारत की जो बार्गेनिंग पावर है, भारत की जो शक्ति है, उसको डायरेक्ट चुनौती मिलेगी। इसलिए इंडिया यहां पे दिमाग से गेम खेल रहा है। इसलिए यहां पे इंडिया उत्तेजित नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत डर रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार डर रही है, ऐसा नहीं है कि भारत में जोश नहीं है। अरे हमारे सैनिकों को छोड़ दिया जाए ना, बस ये कह दे जाओ तुमको 2 घंटे का समय दे रहे हैं, बांग्लादेश तहस नहस हो जाना चाहिए। भाई बांग्लादेश नक्शे में कहां था पता भी नहीं चलेगा। फिर भी हमारी सरकार सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि नहीं, जोश में आकर के होश नहीं खोना है। यहां दिमाग से काम लेना है, यहां दिमाग का इस्तेमाल करना है। और वही भारत सरकार कर रही है। कुछ भी करके इलेक्शन हो बांग्लादेश में, भारत सरकार ये इसलिए कर रही है। इलेक्शन होगा तो इन दोनों में से कोई आएगा तो भैया इनके मंसूबे अपने आप ही फेल हो जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? यही पूरा पूरा मुद्दा है। और यही नहीं, आप देख लो ना, ऐसी क्या वजह है कि भारत के सारे पड़ोसी मुल्कों में इस तरीके की हिंसाएं हो रही हैं? कभी बांग्लादेश में हो रहा है, कभी श्रीलंका में हो रहा है, कभी नेपाल में हो रहा है, सबकी सरकारें गिराई जा रही हैं। क्यों? ताकि इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया के जो जितने भी पड़ोसी मुल्क है ना, सभी में इतनी तहलका मचा दो, इतना अफरा तफरी मचा दो कि भारत, देखो पड़ोस में आग लगेगी तो भारत भी विचलित होगा ही, सीधी सी बात है ना। पड़ोस में जैसे मान लो कि बगल वाले घर में आग लगेगी तो मेरे घर के भी कुछ बर्तन या मेरे घर में भी कुछ पर्दे वर्दे जलेंगे ही। ठीक वैसे ही अगर वहां पे कुछ होगा तो जाहिर सी बात है भारत भी डिस्टर्ब होगा ही होगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी यार कि एशिया में ही सब कुछ हो रहा है, और एशिया में भी सिर्फ वही लोग जो कि भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका में देख लो, आपके सामने था, नेपाल में देख लो, बांग्लादेश में देख लो। क्यों? आप दिमाग लगाओ ना सही। और यही भारत समझ चुका है। भारत इसलिए जवाब देगा, सही समय पर जवाब देगा। इलेक्शन हो जाने दो, तब जवाब पक्का मिलेगा सर। ठीक है, ये वो भारत नहीं है जो अंग्रेजों के गुलाम था, ये वो भारत है जो जवाब देना जानता है। ये अंग्रेजों को भगा दिया हम लोगों ने यार, बिना किसी हथियार के, बहुत ही छोटे छोटे हथियारों से। किस खेत की मूली हो तुम लोग हैं? अभी देखना क्या होता है इलेक्शन के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बांग्लादेश बोल रहा है कि नहीं, हमको शेख हसीना का वापस करो। तो भारत ने क्या बोला है? देखो, भारत डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि नहीं वापस करूंगा, भारत को कुछ कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, भारत कहे कि वापस कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, वापस कर दूंगा सर, बांग्लादेश टेंशन ना लो। लेकिन उसके पहले मुझे कुछ इंटरनेशनल लॉज भी तो देखने पड़ेंगे ना, कि कानून, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो कानून है वो क्या कहते हैं। क्या मुझे शेख हसीना को वापस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो कानून है मैं थोड़ा वो भी तो देख लू ना यार। उसके बाद सर हमारे बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो किसी देश का नागरिक या मुजरिम किसी दूसरे देश में जा चुका है तो उसको वापस बुलाने को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। ये एक अनुरोध होता है, ये एक अनुरोध होता है, ये एक रिक्वेस्ट होता है, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, किस चीज का? वापसी का। किस चीज का? वापसी का अनुरोध होता है, ये वापसी का अनुरोध होता है। ठीक है, यानी कि जब अभी बांग्लादेश ने क्या दिया है, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज भेज दो। ठीक है, और यहां पे क्या कह रहा है भारत ने? कहा बोला नहीं सर, पहले तो मैं इंटरनेशनल कानून देखूंगा कि इंटरनेशनल लॉ पे यूनाइटेड नेशन ने जो भी कानून बनाकर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल कानून ही फॉलो करूंगा ना। शेख हसीना को आपको सौंपने से पहले सौंपूंगा, आप टेंशन ना लो, लेकिन कानून फॉलो करूंगा। इसके अलावा सर हमारे बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी, एक्स्ट्राडिशन समझौता हुआ था, है ना, 2013 और 2016 में। आपको याद होगा सर बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश, हाँ सर याद है। मैं पहले उसके भी पहले नियम कानून देख लूं। ठीक है, हमारे बीच में जो समझौते हुए थे उसमें एक एक पॉइंट को पहले एक बार पढ़ लूं, फिर मैं अप्लाई करके उनको वापस कर दूंगा। और दूसरा सर कि हमारे साथ हिस्ट्री में
इतिहास में नजर डालें तो बांग्लादेश के साथ हमारे कैसे संबंध होते हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप रहे, सब कुछ को ध्यान में रखूंगा ना सर। कानून उस टाइम हमने क्या क्या बनाया, सब कुछ ध्यान में रख रख के फिर मैं आपको सर बांग्लादेश को वापस कर दूंगा, यानी कि शेख हसीना को मैं वापस कर दूंगा बांग्लादेश को। आप टेंशन मत लीजिए। भारत ने फिर हानि किया, भारत ने फिर हानि किया, ना सौंप रहा है और ना मना कर रहा है, ये वाला पॉइंट भारत कर रहा है, ठीक है। और मुद्दा मैंने आपको बता ही दिया कि अगर भारत ने सौंप दिया बांग्लादेश को तो इलेक्शन होगा ही नहीं, और इसलिए भारत सौंपेगा ही नहीं। लेकिन भारत डिप्लोमेसी के जरिए चलना चाहता है। भारत लॉ के बीच में, डिप्लोमेसी के बीच में और रीजनल स्टेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता है। अब ये देखते हैं सारे पॉइंट्स जिन जिन पे बात करने की। तो क्या है इंटरनेशनल लॉ, क्या कहता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है, सब पे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आप देख लेते हैं क्या है। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट बांग्लादेश ने भेजा है कि भैया भेज दो हमारी मोहतरमा को यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा दिया है। अच्छा एक और बात, इंटरनेशनल, ठीक है, क्राइम ट्रिब्यूनल 1973 में, ठीक है, क्यों बनाया गया था, मुजाहिरों को सजा देने के लिए, नॉट मुजाहिर, ठीक है, रजाकरों को सजा देने के लिए, रजाकर्स को। रजाकर्स वही थे जो अवामी लीग के खिलाफ लड़ रहे थे, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, ठीक है, सजा देने के लिए। और किसने बनाया था, तो मुजबिर रहमान ने, इन्हीं के पिताजी ने बनवाया था, ये भी उस पार्टी में है अभी। तो आप देखिए इन्हीं के द्वारा बनाया गया ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट, और इन्हीं को फांसी की सजा दे रहा है। अब वहां के जो अवामी पार्टी के, जो अवामी लीग के जो लोग हैं, जो और नेता है ना वहां पे बचे हुए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इन जजों को प्रेशराइज किया गया है कि आपके परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा धमकाया जा रहा है ताकि वो शेख हसीना के खिलाफ ऐसी वर्डिक्ट, ऐसा फैसला सुनाए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी तो भगवान जाने क्या है ये। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने साफ बोल दिया कि भैया हमको वापस करो, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने इनको सजा सुना दिया है, ठीक है। और ऐसा डिप्लोमेटिक नोट, एक चिट्ठी भेजी है, उसी चिट्ठी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए यहां पे हम सारे सारे कानून देखेंगे, है ना। मैं थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जो भारत है उसने क्या बोला, मैं वापस जरूर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इंटरनेशनल लॉ देखूंगा ना सर, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से कानून मुझे अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद में आपके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी तो देखूंगा ना सर, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ पहले देख लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या चीज है, उसके बाद एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की तरफ बढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ में एक यूनाइटेड नेशन का लॉ है, एक यूनाइटेड नेशन का लॉ है, ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, ICCPR, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसका आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 ये कहता है कि आपके देश में यानी कि भारत में अगर कोई मुजरिम आया है तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा उस देश को, लेकिन अगर उसका जान का खतरा है तो आप वापस करने से मना कर सकते हो। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है एक नियम, एक ग्रुप, ठीक है। और बांग्लादेश और भारत दोनों ही इसके मेंबर हैं, बांग्लादेश और भारत दोनों ही इसके क्या है, मेंबर हैं। तो ये कहा गया आर्टिकल 6, किसका आर्टिकल 6, तो ICCPR का आर्टिकल 6, कि अगर जान का खतरा है शेख हसीना को तो आप भेजने से मना कर सकते हो। बिल्कुल भारत भेजने से मना कर सकता है भाई, और यही पॉलिटिकल सब कुछ देख के, लॉ देख के भारत मना कर रहा है, कर नहीं रहा है मतलब देख रहा है, क्योंकि भारत को ना गुस्सा भी नहीं दिलाना है बांग्लादेश को, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और आर्टिकल 7वां क्या कहता है कि ठीक है, राइट टू लाइफ नहीं भी है क्या उस, क्योंकि देखो ये भी तो हो सकता है कि शेख हसीना को मारा ना जाए, वहां पे ले जाकर उन्हें खूब टॉर्चर किया जाए, खूब परेशान किया जाए, खूब हैरेस किया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहां पे क्या किया गया आर्टिकल 7 में कि अगर उनको टॉर्चर का खतरा है, क्रुएलिटी का खतरा है, अमानवीय व्यवहार का खतरा है, कहीं पता लगा जिंदा रखा गया है लेकिन उंगलियां उंगलियां काट रहे हो आप, ठीक है, उनको 15-15 दिन भूखे रह रहे हो आप, और बोल दो कि यार वो तो बीमारी से मर गई है, नहीं। तो ये आर्टिकल 7 कहता है कि टॉर्चर, क्रुएलिटी, इनह्यूमन एक्टिविटी, अमानवीय व्यवहार का अगर डर है तब भी आप मना कर सकते हो, याद रखना। आप बिल्कुल रिफ्यूज कर सकते हो भारत शेख हसीना को वापस करने से, और यही यहां पे भारत कर रहा है, क्योंकि शेख हसीना को रिस्क है भाई, सीधी सी बात है, रिस्क है, जान का रिस्क है। जान नहीं भी लो अगर इस समझौते का पालन करते हुए तो आप क्रुएलिटी तो जरूर करोगे, इतना तो पता है सर हमारे साथ, ठीक है। और आप नहीं भी करोगे तो आपके बाप दादा बैठे हैं ना जो, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और ये जो US टाइप के ऐसे लोग, वो करवा देंगे आप लोगों से, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो भैया भारत यहाँ पे मना कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि बांग्लादेश, एक तो इंटरनेशनल वाला हो गया,
ठीक है। और भारत ने क्या बोला है कि मैं थोड़ा पॉलिटिकल रिलेशंस भी देख लूं बांग्लादेश के साथ, कि मुझे खराब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अगर मैं शेख हसीना के साथ मैं आपको भेज भी देता हूं तो क्या क्या मैं रिस्क पे डालूंगा, ये भी तो एक बार देख लो ना। तो देखिए, बांग्लादेश और भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। भारत ने हमेशा बोला है नेबर फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी सबसे पहले। तो बांग्लादेश पड़ोसी है भैया, मैं तो बांग्लादेश का साथ दूंगा, सीधी सी बात है। और बांग्लादेश के लिए जो सही होगा मैं उसी का साथ दूंगा। और शेख हसीना को बचाना फिलहाल बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इलेक्शन नहीं होगा तो बांग्लादेश तो डिक्टेटर के हाथ में चला जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ देखो, यानी बांग्लादेश वगैरह को प्रॉपर सपोर्ट करते रहो, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है और भारत उसके साथ रिलेशन क्यों ही खराब करेगा। सार्क जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत बांग्लादेश दोनों है। बिम्स्टेक में, बीबीआईएन में, आईओआरए में बांग्लादेश और भारत दोनों ही है। इसके अलावा 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक समझौता हुआ था, ठीक है। समझौता का नाम क्या था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। क्या था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। अब ये क्यों हुआ था कि बहुत सारे उस टाइम पे आतंकवादी लोग या फिर क्रिमिनल्स इधर से उधर हो जाते थे, उधर से उधर हो जाते थे, और बीच में किसी गांव में जाके शरण ले लेते थे। अब पता ही नहीं चलता था कि वो वाला गांव के लोग बांग्लादेशी हैं या फिर ये वाले गांव के लोग हिंदुस्तानी है, पता ही नहीं चलता था। तो यहाँ पे कॉन्क्लेव्स को वापस किया गया, यानी कि बांग्लादेश ने 50 ऐसे छोटे छोटे जमीनों के टुकड़ों को भारत को वापस किया। ये लो, आज से इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क्लेव, क्या बोलते हैं, कॉन्क्लेव। और भारत ने भी 111 कॉन्क्लेव को वापस कर दिया, किसको, बांग्लादेश को, याद रखना, ठीक है। तो ये 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि हमारे बहुत बढ़िया और बेहतरीन रिलेशन है बांग्लादेश के साथ। हम सोच समझ के एक्शन लेंगे। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो 6 रेलवे लिंक है, 5 बस रूट चलते हैं, हमारे बंदरगाह वगैरह सब कुछ है। और इनफैक्ट ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो जो हमारा एशिया रीजन, जो एशिया वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है, एशिया साउथ एशियन का जो रीजन है, इसमें बांग्लादेश सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का भाई। हम कैसे खराब कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप। हम सोच समझ कर जवाब देंगे बांग्लादेश, ठीक है। फिर बांग्लादेश ने याद दिलाया कि सर याद करो 2013 में एक समझौता किया था आपने, और 2016 में एक समझौता किया था आप लोगों ने, वो आपको याद करो, ठीक है। 2013-16 में एक समझौता किया था, कौन सा, एक्स्ट्राडिशन, कि आप हमारे यहां से भागे हुए जो भी मुजरिम होंगे वापस करोगे, ठीक है, और हम आपके मुजरिम वापस करेंगे। याद करो वो दिन, ठीक है, याद करो वो दिन, क्लियर पॉइंट, ये सब याद करो, ठीक है। भारत ने बोला ओके, हम याद करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर आपको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपको भी याद रखना पड़ेगा कि हमने क्या बोला था, जो क्रिमिनल्स जाएंगे वो हम एक्सचेंज करेंगे, क्रिमिनल जाएंगे उसको उधर से इधर ले आओ, इधर से उधर ले, यही करेंगे ना। पहले क्रिमिनल्स की डेफिनेशन तो देख लो, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में, उस समझौते में कौन से क्राइम की बात की गई है, वो क्राइम की बात की गई है, याद रखना, जिसमें कम से कम 1 साल तक की सजा होनी चाहिए, वो क्राइम, यानी कि क्राइम बड़ा होना चाहिए सर, आप समझे इस बात को, ठीक है। दूसरा, ये क्राइम जो है ना, ये साबित भी होना चाहिए, आप लोगों ने तो आपस में ही सलाह मशवरा करके सजा दे दी, वो तो बंदी भाई प्रेजेंट भी नहीं थी वहां पे, समझिए इस बात को। तो ये क्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, यहां पे आप देखना, डुअल क्रिमिनल की बात हो रही है, डुअल क्रिमिनलिटी, ये भी होना चाहिए। ये जो 2023 से 2013, नॉट 23, 13 और 2016 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ये हमने कहा था कि किन किन को हम लोग क्राइम नहीं मानेंगे, तो डुअल क्रिमिनलिटी भी तो नहीं मानेंगे। डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब क्या होता है, वो क्राइम जो कि आपके देश में क्राइम है और मेरे देश में क्राइम नहीं है, मेरे देश में क्राइम नहीं है, तो भारत के लिए क्राइम नहीं है, तो वो क्यों वापस करेगा, वो वापस नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आप जो जो बहुत सारे ऐसे तालिबानी जो जहां जहां पे मिल जाते हैं, ठीक है, जो जितने भी आप लोग मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज है जहां पे टेररिस्ट वगैरह का बहुत ज्यादा रोल है, आप देख लो, बुर्खा पहनना कानून में है। आप बुर्खा नहीं पहन रहे हो या अपने आप को बुरखे से आजाद करके घूम रहे हो तो भैया आप पे केस हो जाता है। अब वो वाली औरत भारत में आके छुप जाए, भारत में शरण मांग ले, और हम बोले कि भैया ये हमारी क्रिमिनल है, आपके यहाँ पे भाग गई है, भारत क्या बोले, बुर्खा पहनना नहीं पहनना कौन सा क्रिमिनल हो गया, हमारे यहाँ क्रिमिनल नहीं है, हम इसको नहीं वापस करेंगे। यानी कि क्राइम दोनों जगह क्राइम होना चाहिए ना, वरना आप तो कुछ भी क्राइम की लिस्ट में डाल दो और बोल दो कि भैया ये क्राइम है उसको वापस करो, और हम मानवता को खतरे में डाल दें, इंसानियत को खतरे में डाल दें, ह्यूमन राइट्स को खतरे में डाल दो, भेज दें, नहीं सर। आपको पहले समझना चाहिए जो एग्रीमेंट हुआ था 2013 और 16 में, उसके सारे के सारे फैक्ट्स को आप समझो पहले। सर बांग्लादेश समझो, मोहम्मद यूनिस सर आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, जो हमारा समझौता हुआ था ना,
ठीक है, 2013 और 16 में, उसमें 2 आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल, ठीक है, याद रखना 2 आर्टिकल। और उस आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है, हम उसे ही अपराध मानेंगे जो वास्तव में अपराध है। अगर कोई अपराध पॉलिटिकल ऑफेंस है, यानी कि राजनीतिक अपराध है, तो हम उसे अपराध नहीं मानेंगे। राजनीतिक अपराध क्यों अपराध नहीं मानेंगे, याद रखना, इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि भाई जो भी रूलिंग पार्टी है ना, वो तो ऑपोजिशन को अपराधी ही बताएगी। हो सकता है कि साबित ही ना हुआ हो आपके बांग्लादेश में शेख हसीना का ये क्या बोलते हैं जुर्म, और आपने नहीं नहीं ये ऑपोजिशन है, ठीक है, इसको ये अगर पावर में आ जाएगी तो ऐसा ऐसा होगा, इसको अपराधी बना के डाल दो एकदम जेल में, मार दो, फांसी चढ़ा दो, वही तो सजा आपने दिया है। तो हमने क्या बोला था, पॉलिटिकल ऑफेंस को ऑफेंस नहीं माना जाएगा सर। और यहां पे आप देखिए पॉलिटिकल लीडर है शेख हसीना, नहीं सर, आर्टिकल 6 बोलता है कि नहीं, एक्स्ट्राडिशन में बी रिफ्यूज्ड, मैं आपको मना कर सकता हूं शेख हसीना को वापस करने से। दूसरा, आर्टिकल 8 क्या कहता है, गुड फेथ क्लॉज। गुड फेथ क्लॉज का मतलब आपके विचार क्या है उसको वापस मांगने के लिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, इंसानियत के साथ होने चाहिए। कहीं पता लग रहा आप उसको ले गए और जिस तरीके से सजा देने की आप सोच रहे हो, ठीक है, कई क्रुएलिटी है, आप उसको ऐसे मार दो, उसको इंसल्ट करो, जलील करो, जहन्नम कर दो भाई, नहीं नहीं नहीं, आपके इरादे नेक होंगे तो ही मैं उनको वापस करूंगा, लेकिन आपके इरादे नेक तो है नहीं, आपने तो अखबार में अनाउंसमेंट कर दिया कि मौत की सजा, मौत की सजा, आपके इरादे नेक नहीं है सर, तो मैं वापस यहां पे नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 किसका, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 और 2016 में होता, उसका मुझे मना कर रहा है, भारत को मना कर रहा है कि नहीं, आप शेख हसीना को वापस देने से मना कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। आईसीसीपीआर जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे कानून, उसका आर्टिकल 6 और 7 भी मुझे मना कर रहा है कि नहीं यार, मैं आपको वापस नहीं कर सकता शेख हसीना को। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे देखो या नेशनल लेवल पे देखो, भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो शेख हसीना को वापस नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं भारत अधिकारों के हिसाब से नहीं कर रहा, भारत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भारत चाहता है कि 2026 के फरवरी में इलेक्शन हो, इलेक्शन होगा तो ही वहां पे डेमोक्रेसी रहेगी, वरना ये जो गिद्ध जैसे है ना, जो बैठे हुए कंट्रीज बांग्लादेश के ऊपर नजर लगा के, है ना, वो भारत की जड़ों में आकर बैठ जाएंगे। ये डिप्लोमेटिक डिसीजन है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाना चाहिए था, ठीक है बच्चों। चलिए, अब भारत यहां पे क्या क्या कर सकता था, क्या क्या नहीं, भारत लीगली क्या मना कर सकता था, ठीक है, तो लीगली यस यस यस, भारत समझौते में लीगली मना नहीं कर सकता क्योंकि भारत ने समझौते में कहा है कि मैं वापस करूंगा, लेकिन उसी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर में, ठीक है, रिफ्यूजल भी है कि किस किस केस में रिफ्यूज किया जा सकता है। पॉलिटिकल नेचर का अगर कोई क्राइम है तो भैया हम मना कर देंगे, क्योंकि भैया आप तो रूलिंग पार्टी बन गए हो, आप तो उसको बोलोगे ही दोषी है, नहीं 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 नहीं, ठीक, तो हम आपको मना कर रहे हैं सर, हम आपको मना कर देंगे, ठीक है। और अगर जस्टिस का मामला हो, जस्टिस आप वो बंदी वहां अवेलेबल ही नहीं है कि आप ट्रायल चला रहे हो, आप फांसी की सजा दे रहे हो, नहीं नहीं सर, तो ये सब कुछ देखते हुए, ठीक है, इंडिया रिफ्यूज भी कर सकता है, और इंडिया कानूनी तौर पे देखा जाए तो हाँ भी बोल सकता है, यानी कि पूरा पूरा माजरा अभी भारत के हाथ में है। लेकिन भारत नहीं देगा शेख हसीना को, क्योंकि भारत चाहता है कि फरवरी 2026 में इलेक्शन हो और जितने भी भारत के दुश्मन देश हैं उन सबके मंसूबों पे पानी ही नहीं समंदर फिर जाए। भारत वो भारत नहीं है जो चुप बैठेगा। आज भारत बड़े बड़े हथियार बना चुका है, कभी हथियार खरीदा करता था, आज भारत हथियार बेच रहा है। भारत की शक्ति को कम नहीं समझे। तो दोस्तों, ये पूरा लेक्चर मैंने पूरा पूरा नेशनल इंटरनेशनल पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और पूरा पूरा मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को कुछ नहीं तो आपके 5-5 दोस्तों को जरूर शेयर कर दो यार, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों तक ये सारी सारी इंफॉर्मेशन लेके आने में, रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, पूरी टीम थक के रह जाती है, तब ये सब आपको मैं लेके आ पाता हूं। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या इंडिया वापस करेगा या क्या इंडिया को वापस करना चाहिए, अपना ओपिनियन जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद।